हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन 11th क्लास फिजिक्स। सो आज हम 11th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट के सेकंड लेक्चर में डायमेंशन और इसके एनालिसिस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी के डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे। यस, माय नेम इज सादाब अली और यह आपका अपना चैनल फिजिकल क्लासेस। सो स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं डायमेंशंस होती क्या है। अब बात करें डायमेंशंस की। डायमेंशंस होती क्या है? डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड टू एक्सप्रेस द ड्राइव यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी को फंडामेंटल यूनिट में एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स की पावर को रेज किया जाता है। क्या करा जाता है? पावर्स को रेज किया जाता है। किसके लिए? किसी भी क्वांटिटी की ड्राइव यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स की पावर को रेज किया जाता है, उसे आप डायमेंशंस कहते हैं। तो जैसे कि आपने पीछे फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी, तो फंडामेंटल क्वांटिटी आपने 7 टाइप्स की पढ़ी थी। 7 टाइप्स की अब जब आपने पढ़ी है तो उनकी डायमेंशंस की हम बात करते हैं, क्योंकि वो हमारी इनिशियल्स डायमेंशंस रहती हैं। तो फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट थी क्या? आपकी लेंथ। लेंथ को मेजर कर रहे थे आप मीटर में, और जहां भी आपको लेंथ दिखेगा उसका डायमेंशन हो जाएगा कैपिटल एल। सेकंड बात करें, सेकंड थी आपकी मास। मास को मेजर करते थे आप केजी में, और जहां भी आपका केजी दिखेगा वहां पर क्या कर लेंगे आप? कैपिटल एम कर लेंगे। यानी कि यूनिट्स में जहां भी आपको केजी दिखेगा वहां पर आप कैपिटल एम ले लेंगे, और इसे ब्रैकेट में बंद करना कंपलसरी होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें टाइम की। टाइम को आप सेकंड में मेजर कर रहे थे, और जहां भी आपको सेकंड दिखेगा वहां पर आप कैपिटल टी ले लेंगे। नेक्स्ट बात करें टेम्परेचर की। टेम्परेचर को आप केल्विन में मेजर कर रहे थे, कैपिटल के। जहां भी आपको केल्विन दिखेगा तो वहां पर क्या कर लेंगे? या तो आप कैपिटल के लेंगे, या फिर इसे आप थीटा डायमेंशन से एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट को आप मेजर करते हैं एम्पियर में, और इसका डायमेंशंस भी एम्पियर ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या था? आपका यूनिट थी कैंडला, जिसे आप स्मॉल सी स्मॉल डी से मेजर कर रहे थे। तो इसकी यूनिट भी कैंडला ही होती है, और इसकी डायमेंशंस भी कैंडला ही होती है। इसमें कोई ऐसा खास है नहीं। ठीक है। नेक्स्ट बात करें आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप किस में मेजर करते थे? मोल में। मोल यूनिट होती थी इसकी, और इसकी डायमेंशंस भी आपकी मोल ही होती है। इस तरीके से आप 7 फंडामेंटल यूनिट्स को की डायमेंशंस को पता कर लेते हैं। अगर बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डायमेंशंस की डायमेंशंस फॉर्मूला लिखा कैसे जाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी m की पावर a l की पावर b t की पावर c, जहां पर a b एंड c जो होती हैं ये आपकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है। ठीक है। या फिर इन्हें इंटीजर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकती है। ठीक है। इस तरीके से आप 7 फंडामेंटल यूनिट्स की डायमेंशंस के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद साथ साथ आप क्या पता कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म डायमेंशंस फॉर्मूले की क्या होती है। तो आप इसे जल्दी से नोट करें, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आप वेरियस टाइप्स ऑफ ड्राइव क्वांटिटी के डायमेंशंस की। तो जैसे कि अभी आपने लास्ट लेक्चर में आपने स्टडी किया था कि ड्राइव क्वांटिटी होती क्या है, उनके डिफरेंट फॉर्मूले आपने स्टडी किए थे। तो उसमें बात चलते हैं, हम स्टार्टिंग करते हैं एरिया से। ठीक है। तो भाई आप एरिया में क्या हो गया?
एरिया इक्वल टू होता है एल इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड। इसकी यूनिट क्या होती थी? इसकी यूनिट होती थी आपकी मीटर स्क्वायर। ठीक है, इससे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी की डायमेंशंस थी वो लिख लें। जैसे कि मास के लिए क्या था? कैपिटल एम था। लेंथ के लिए क्या था? कैपिटल एम एल था। और टाइम के लिए कैपिटल टी। ये तीन हम लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तीन हमारी बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, इंपॉर्टेंट होती है तीनों की तीनों। ये तीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया? मीटर स्क्वायर आ गया। तो मीटर स्क्वायर की बात करें आप, तो मीटर स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा अभी आपका? मीटर के लिए एल और यहाँ पर स्क्वायर आ रहा था एल की पावर 2, ठीक है। इसके पावर के फॉर्म में ही लिखा जाता है हमेशा। अगर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? m की पावर 0, l की पावर 2 और t की पावर 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। अगर आप इसे इतना भी लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता था? एल इंटू बी इंटू एच। इसकी यूनिट क्या होती थी भाई? मीटर क्यूब होती थी। अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं एल की पावर क्यूब, या स्टैंडर्ड फॉर्म में m0 एल क्यूब और t की पावर 0। इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं डेंसिटी की। भाई डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है आपका मास ओवर वॉल्यूम। क्या भाई? मास ओवर वॉल्यूम। मास को किस में लेते हैं आप? केजी में। वॉल्यूम किस में हो जाएगा? मीटर क्यूब में। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? मास के लिए कैपिटल एम और क्यूब के लिए, इसके वॉल्यूम के लिए एल की 3। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एम एल माइनस 3, क्योंकि पावर नीचे से ऊपर जाती है तो अपना अपोजिट साइन को ले लेती है। जैसे यहाँ पर अगर पॉजिटिव है, ऊपर जाने पे नेगेटिव हो जाए। सपोज यहाँ नेगेटिव होती तो ऊपर जाने पर पॉजिटिव हो जाती, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म आप लिख सकते हैं एम एल माइनस 3 टी 0। नेक्स्ट बात करते हैं आप किसकी? स्पीड की। भाई स्पीड क्या होता है? स्पीड और वेलोसिटी जो होती है दोनों की डायमेंशन सेम होती है, स्पीड हो या वेलोसिटी हो। अब देखो कैसे। स्पीड क्या होती है आपकी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है आपकी? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। भाई चाहे आपकी डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों क्या? लेंथ और टाइम को आप हमेशा सेकंड में ही आप मेजर करते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एल टी माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट बात करें आप एक्सीलरेशन की। किसकी बात कर रहे हैं भाई? एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं आप। एक्सीलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है। वैसे यहाँ चेंज इन वेलोसिटी होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। भाई वेलोसिटी के लिए क्या लिया अभी आपने? एल टी माइनस 1, और इसमें आप टाइम्स और डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा ये आपका? एल टी माइनस। इतना क्लियर हुआ भाई? आगे बात करते हैं आप किसकी? फोर्स की। भाई फोर्स क्या है? तो फोर्स जो होता है वो होता है आपका मास इंटू एक्सीलरेशन। मास इंटू एक्सीलरेशन। मास के लिए क्या हो जाएगा? केजी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी इसका क्या हो जाएगा? एम केजी के लिए। एक्सीलरेशन के लिए क्या था? एल टी माइनस 2। तो ये क्या बन जाएगा? एम एल टी माइनस 2। भाई इतना क्लियर हुआ आपका? ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फोर्स के बाद में किसकी? वर्क की। भाई वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए अभी आपने क्या निकाला अभी, mlt-2। डिस्प्लेसमेंट क्या आपकी लेंथ है, तो भी चलो लेंथ के लिए आप l ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ml²t-2। आपको मैं बता दूं कि बहुत सारी ड्राइव यूनिट्स ऐसी होती हैं जिनके डायमेंशंस सेम होते हैं। तो वर्क क्या होता है, वर्क हो गया आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर बात करें आप एनर्जी की, किसकी भाई, आप एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी और वर्क दोनों की डायमेंशन सेम होती है। ये किसकी होती है, एनर्जी की भी होती है। अब चाहे वो आपकी कोई सी भी एनर्जी हो, कोई सी भी एनर्जी मतलब चाहे वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, चाहे आपकी कोई सी भी हो। ठीक, अब इसके बाद में हम आगे बहुत सारी डायमेंशंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या करना, आपको क्या काम करना है, आपको इसे नोट करना है। चाहे तो आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लास्ट पढ़ा था कि वर्क की पावर की डायमेंशंस क्या होती है, एनर्जी की क्या होती है, चाहे वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, वो सेम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं आप किसकी, नेक्स्ट बात करते हैं आप पावर की। ठीक है, भी पावर क्या होता है, पावर होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि वर्क डन ओवर टाइम। ठीक है, अभी आपने वर्क डन की क्या पढ़ी है, वर्क डन की पढ़ी है आपने ml²t-2, और टाइम के लिए t से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा अभी आपका ml3t-2। नेक्स्ट बात करते हैं आप मोमेंटम। भी मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है आपका मास इंटू वेलोसिटी। मास के लिए यहाँ क्या लेंगे आप, m लेंगे, वेलोसिटी के लिए क्या लेंगे, lt-1 लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका mlt-1। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ कांस्टेंट की, जैसे कि आपका क्या होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये तो आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसकी फॉर्मूला होता है G(m1m2/r²। अगर यहाँ से आप G की वैल्यू निकालने लगे तो क्या बन जाएगा वो आपका F(r²)/m1m2, जहाँ पे F क्या फोर्स, तो फोर्स के लिए आप क्या लिखेंगे mlt-2। R क्या है, डिस्टेंस है दोनों प्लैनेट्स के बीच की, तो डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा भाई, R का स्क्वायर है तो L का स्क्वायर। ये भी मास है, m1 भी मास है, m2 भी मास है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m का स्क्वायर। तो इसका डायमेंशंस फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, तो क्या बनेगा, देखो ऊपर एक है नीचे से दो गए तो m⁻⁻1, एक L ये रहा, दो ये रहे, तो कितना बन जाएगा L⁻3 और t-, ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशंस बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करें आप किसकी, स्ट्रेस की बात करते हैं। भाई स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है आपका लोड ओवर एरिया, लोड ओवर एरिया। ठीक है, लोड मीन्स किसी पर फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स ओवर एरिया भी से आप बोल सकते हैं। तो फोर्स के लिए आप mlt-2 और एरिया के लिए क्या L², क्योंकि मीटर स्क्वायर यूनिट होती है एरिया की, तो ये क्या बन जाएगा अभी आपका, ये बन जाएगा आपका ml-1t-2। जो डायमेंशन होती है आपकी किसकी, स्ट्रेस की, वही डायमेंशन होती है आपके प्रेशर की, प्रेशर। ठीक है, क्योंकि प्रेशर भी आपका फोर्स ओवर एरिया होता है। नेक्स्ट बात करें, स्ट्रेन की बात करने लगे आप। ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ।
भाई चाहे चेंज इन लेंथ हो या ओरिजिनल लेंथ हो, दोनों है तो आपकी डिस्टेंस ही। तो डिस्टेंस से डिस्टेंस खत्म। ये कैसी होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूनिट लेस होती है। कैसी भाई? यूनिट लेस। जो भी क्वांटिटी, चाहे वो फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी हो या फिर आपकी ड्राइव क्वांटिटी हो, यूनिट लेस होगी, वो डायमेंशन लेस भी होगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। डायमेंशन लेस का मतलब है m की पावर भी 0, l की पावर भी 0, t की पावर भी 0। ठीक है, आगे बात करते हैं। 40। अब इसके बाद में आपका आता है क्या? फ्रीक्वेंसी जैसे होता है। ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम के पीरियड के लिए टाइम यानी कि 1/t। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा t की पावर -1। क्या बात करते हैं आप एंगुलर वेलोसिटी की। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये होता है v/r, यानी कि वेलोसिटी ओवर रेडियस। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? lt-1। ये आपका l, तो क्या बन जाएगा आपका? t-1। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आप टॉर्क की। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसका क्या बन जाएगा आपका? mlt-2 इंटू में l, ml²t-2। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका सरफेस टेंशन। इस सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये क्या बन जाएगा आपका? mlt-2 ओवर l। ये बन जाएगा आपका ml0t-2। तो इस तरह से आप बहुत सारी ड्राइव यूनिट्स की डायमेंशंस फॉर्मूला निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कुछ ही कराएंगे। बाकी की जो डायमेंशंस फॉर्मूले हैं वो डिस्क्रिप्शन में चैनल की टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने दी है, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस लेक्चर के या इससे लास्ट लेक्चर के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर टेलीग्राम की चैनल की लिंक है, वहाँ से जाके आप इसके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की, कि डायमेंशन एनालिसिस की कौन कौन सी एप्लीकेशन होती है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन होती है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। एक सिस्टम से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन होती है। सेकंड बात करें, सेकंड होती है आपकी टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशनशिप। जो आपको रिलेशनशिप दिया गया है या रिलेशन आपको गिवन है किसी भी फॉर्मूले का, किसी भी इक्वेशन का, वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, इसके बारे में हम चेक करेंगे। आगे बात करेंगे एज अ रिसर्च टूल टू ड्राइव अ न्यू रिलेशन। किसी भी न्यू फिजिकल रिलेशन को ड्राइव करने के लिए आप किस तरीके से रिसर्च कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, हम सबसे पहले एक एक करके इसे डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं कि कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वन सिस्टम टू अदर सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट, जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी को आप कैसे मेज़र कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को आप कैसे मेज़र करते थे? PQ = NU, जहाँ पर N क्या थी? आपकी न्यूमेरिक वैल्यू होती थी और U क्या होता था? आपका यूनिट होती थी। U फॉर यूनिट और N फॉर न्यूमेरिक वैल्यू। तो इसका इससे क्या लेना देना है उसके बारे में हम बात करते हैं।
तो किसी भी सपोज करते हैं कि एक आपकी फिजिकल क्वांटिटी x है, क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी x है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एक सिस्टम में है आपका m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। ठीक है, ये कोई वन सिस्टम है जिसमें आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ये है। अब ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ये इसमें सपोज जैसे यूनिट दे दी तो इसके साथ में क्या है, n1 टाइम्स है। दूसरे सिस्टम में बात करें, अदर सिस्टम में, तो जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप जाते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, n2 m1a, सॉरी यहाँ पर m1a की जगह पर m2a, यहाँ पर l2b और t2c। इस तरीके से दूसरे सिस्टम में हो जाएगा। पहले सिस्टम में n1 इंटू m1a l1b और t1c, दूसरे सिस्टम में बात करेंगे तो ये हो जाएगा n2 m2a l2b और t2c। इस तरीके से हो जाएंगे। तो जब हम बात करते हैं कि जब किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ले जाते हैं तो वहाँ पर एक न्यूमेरिक वैल्यू आती है या फिर एक मल्टीपल साइन आता है। तो उसे कैसे लिखते हैं, इसमें हो जाएगा ये आपका n1 m1a l1b t1c और इक्वल हो जाएगा n2 m2a l2b और t2c। ये इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि आपका जो फिजिकल क्वांटिटी का पी क्यू होता है NU वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जब कांस्टेंट रहता है तो जो वैल्यू एक सिस्टम में थी उसके मल्टीपल में कम या ज़्यादा होकर दूसरी वैल्यू आपकी बन जाती है। तो हमने उस वैल्यू को क्या लिया है, n1 और n2 हमने न्यूमेरिक वैल्यू को कंसीडर किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई आप इसे लिख कैसे सकते हैं। भाई आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको n1 गिवन है, आपको वन सिस्टम से कौन से में जा रहे हैं, दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि भाई n2 मल्टीपल्स क्या है आपका, इसकी वैल्यू आप पता करेंगे ये क्या है। तो यहाँ से अगर आप n2 की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये n1 यहाँ पर हो जाएगा m1a l1b और t1c अपॉन में हो जाएगा m2a l2b और t2c। अगर इन्हें आप सेपरेट लिखना चाहें तो किस तरीके से हो जाएगा, n2 इक्वल टू n1, इसे आप सेपरेट लिखें, ये हो जाएगा m1a ओवर m2, ये भी a, ये हो जाएगा आपका l1 ओवर l2 और यहाँ पर इसकी पावर भी b, इसकी पावर भी, और ये हो जाएगा आपका t1c ओवर t2c। इन्हें थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं तो ये हो जाएगा n2 इक्वल टू n1 m1 ओवर m2 की पावर a, l1 ओवर l2 की पावर b और t1 ओवर t2 की पावर c। तो ये हो जाता हमारा मेन फॉर्मूला, जिससे जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो इस तरीके से आप डायमेंशनली इसे चेक कर सकते हैं या डायमेंशनली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, आप इसे जल्दी से नोट कीजिए। तो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है आपका, एग्जांपल है टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू टाइम। जब आप पूछेंगे कि न्यूटन क्या है और डाइन क्या है, तो न्यूटन जो होता है वो एसआई सिस्टम की यूनिट होती है फोर्स की। अगर इसे आप एम के सिस्टम में लिखना चाहें तो ये हो जाता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करते हैं कि डाइन क्या है, ये एम के सिस्टम में होता है। ठीक है, अब डाइन क्या है, डाइन आपका सीजीएस सिस्टम में होता है। किसमें,
CGS सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम, मैंने आपको सिस्टम लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे। तो 1 डायन जो होता है वो इक्वल होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको क्या करना है भाई, आपको करना है MK सिस्टम से CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब पहले आप इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, किलोग्राम के लिए हो जाएगा आपका M, ठीक है, और मीटर के लिए क्या हो जाएगा, मीटर के लिए हो जाएगा आपका L, और सेकेंड स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा T-2, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं या, और इसके लिए अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखें तो इसका डायमेंशनल फार्मूला भी सेम ही होगा। तो डायमेंशन में तो कोई भी चेंज नहीं होने वाला। अब बात करते हैं कि हम कन्वर्जन की, कन्वर्जन में क्या चेंज होगा। तो ये आपका फार्मूला था N2 = N1 M1 ओवर M2 की पावर A, L1 ओवर L2 की पावर B एंड T1 ओवर T2 की पावर C। ये भी आपने फार्मूला टाइप करा था। अब आपको N2 निकालना है कि N2 की वैल्यू क्या होगी। तो N2 जो होगा, N1 की वैल्यू कितनी है भाई, आपको 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है, कितने को, 1 को। तो N1 की वैल्यू कितनी हो गई, सीधा 1 हो गई। चलो जी, N1 आपने ले लिया। यहाँ पर जो आपका मास दे रखा है M1 किस में दे रखा है, ये M1, ये L1 और ये आपका T1, ये आपका M2, ये आपका L2 और ये आपका T2। M1 दे रखा है आपको kg में, चलो जी हमने ले लिया kg। M2 किस में दे रखा है, उसमें ग्राम में दे रखा है, इसकी पावर आपने ले ली, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो अभी कोई पावर ना भी लें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। L1 की बात करें तो L1 क्या है आपका, L1 मीटर, L2 क्या है, सेंटीमीटर। T1 की बात करें तो T1 किस में, सेकंड में, तो भाई इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। T2 किस में, सेकंड में। अब यहाँ जो पावर आएंगी A, B और C, ये पावर आएंगी इनकी, जैसे किलोग्राम है तो भाई किलोग्राम पे कोई पावर नहीं है, 1 है। यहाँ पर मीटर है, मीटर की पावर 1 है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर की जगह पे यहाँ पर क्या आ जाएगी, पावर 2 आ जाएगी। इतना क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं। तो N2 क्या हो जाएगा, 1 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखो, ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में। आपको किस में सिस्टम कन्वर्ट करना, MKS से CGS में करना है। तो आपको किलोग्राम को किस में लिखना पड़ेगा, ग्राम में लिखना पड़ेगा। आपको पता है अच्छे से कि 1 किलोग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है भाई, मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम ओवर 1 ग्राम। इतना क्लियर। इसके बाद में ये क्या मीटर में दे रखा है, ये सेंटीमीटर में दे रखा है। ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। 1 मीटर जो होता है उसमें आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 मीटर की जगह पर 100 सेंटीमीटर लिख देंगे, और ये सेंटीमीटर का सेंटीमीटर ऐसे ही रहेगा। अब देखो सेकंड की बात करें, ये भी सेकंड, ये भी सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, क्या बचेगा आपका 1, और 1 की पावर 2, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या आएगा, N2। देखो ये हो जाएगा ग्राम से ग्राम खत्म, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, सेकंड से सेकंड खत्म हो गया था। N2 = ये क्या हो जाएगा, 1000 × 100, ठीक है, 1000 × 100। तो ये हो जाएगा N2 = 10 की पावर 5। N2 = 10 की पावर 5, यानी कि 1 न्यूटन जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, N2 की वैल्यू यहाँ पुट करो जो आपका यहाँ पर है। जैसे आपका था N1U1 = N2U2, इसमें पुट करो। तो N1 क्या था आपका 1, यूनिट क्या थी न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पर N2 क्या था आपका, आपको पता नहीं था, आपको ने निकाला। N2 कितना निकाला आपने, 10 की पावर 5। U2 क्या है आपका 9, तो क्या हो जाएगा 1 न्यूटन = 10 की पावर 5 9 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं।
ठीक है, इसे जल्दी से नोट करो, फिर आगे नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में हम बात करते हैं। सो स्टूडेंट, अब बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की। तो सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है, इसमें आप किसी भी फिजिकल रिलेशन को जो आपको गिवन होता है उससे चेक करते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। जैसे कि अगर हम इसे एग्जाम्पल के तरीके से समझें, तो एग्जाम्पल के तरीके से आप कैसे समझेंगे, आप एक इक्वेशन लेते हैं S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तो आपने पढ़ी होगी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन होती है, 9th क्लास में पढ़ी होगी। आपको क्या करना है, इसे डायमेंशनली चेक करना है कि ये करेक्ट है या नहीं। तो कैसे करेंगे, एस क्या होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, भाई डिस्प्लेसमेंट को कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, एल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यू क्या आपकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, आपकी चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल वेलोसिटी हो, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल टी माइनस 1 होता है। यहाँ पर टी है, टी का मतलब टाइम, टाइम के लिए आप टी ले लेंगे प्लस हाफ। जब भी आप किसी भी डायमेंशनल रिलेशंस को निकालते हैं तो वहाँ पर कांस्टेंट का कोई सीन नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 2, और टी के स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, टी की पावर 2। अब एक चीज़ देखें यहाँ पर, ये क्या आपकी एल एच एस साइड, ये क्या आपकी आर एच एस साइड, ठीक है। एक एल एच एस साइड है, दूसरी आर एच एस साइड है। तो एल एच एस साइड को आपको आर एच एस साइड के इक्वल करना, अगर ये हो जाता है तो फिर आपका ये डायमेंशनली करेक्ट है, अगर नहीं होता तो ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो देखो इसे कैसे लिखेंगे आप, ये तो एल ही रहेगा एल एच एस साइड में। आर एच एस साइड की बात करें, देखो यहाँ टी माइनस 1 है, ये टी है, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ एल बचेगा प्लस, कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर देखो एल है, यहाँ पर टी की पावर माइनस 2, टी की पावर प्लस 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, एल बचेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू 2l। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं होता, तो ये 2 को आप कैंसिल आउट कर देंगे, तो l इक्वल टू l। इसका मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है, यस दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट रिलेशन की बात करते हैं कि नेक्स्ट रिलेशन आप, ये तो चलो करेक्ट हो गया, किसी इनकरेक्ट की बात करते हैं कि उसे हम कैसे फॉलो करेंगे। ये तो आपकी एक सिंपल सी इक्वेशन थी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आगे की तरफ चलते हैं, तो इसे जल्दी से नोट कीजिए। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल कोई फॉर्मूला ले लेते हैं, जैसे कि फोर्स का ले लेते हैं आप, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। भाई आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, एम एल टी माइनस 2। अब ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये क्या होगी, आपकी एल एच एस साइड होगी। अब आपको आर एच एस साइड लेनी है कि इसके बराबर होगी या नहीं, तो आर एच एस साइड लेंगे आप। आर एच एस में क्या है आपका, एम ए मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास के लिए क्या होता है आपका, मास के लिए होता है आपका कैपिटल एम, एक्सीलरेशन के लिए क्या होता है, एल टी माइनस 2। तो ये क्या बन जाएगा आपका, एम एल टी माइनस 2। चलो जी, ये भी डायमेंशनली करेक्ट हो गया कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। नेक्स्ट की बात करें, जब बात करने लगे आप टी इक्वल टू एल ओवर जी, ठीक, ये आपका सेकेंड और ये आपका थर्ड रिलेशन। जब आप टी इक्वल टू एल ओवर जी की बात कर रहे थे, एल एच एस साइड लेंगे, तो एल एच एस साइड के लिए क्या हो जाएगा, सीधा सीधा टी हो जाएगा। आर एच एस के लिए क्या हो जाएगा, एल को लेंथ यानी कि एल, और जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 2। तो ये क्या बन जाएगा, टी इधर एल से एल खत्म, तो ये क्या बचेगा, टी की पावर 2 बचेगा। तो ये आपका डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, डज नॉट इक्वल टू आर एच एस। तो इस तरीके से आप किसी भी रिलेशंस की डायमेंशंस
करेक्टनेस को पता कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आप, जो आपका नेक्स्ट है थर्ड एप्लीकेशन, कि आप किस तरीके से न्यू रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। अब बात करते हैं आप थर्ड एप्लीकेशन की। तो थर्ड एप्लीकेशन क्या होती है, इसमें आप न्यू रिलेशन ड्राइव करते हैं। तो इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बेस पर हम इसे समझेंगे। सो स्टूडेंट, तो हम करते हैं इस न्यू रिलेशन को ड्राइव करने के लिए इस क्वेश्चन को, जिसमें बोल रहा है कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम है जिसके साथ में एक बॉब अटैच है, ठीक है। तो उसमें लास्ट में बोल रहा है क्या, सपोज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम। पीरियड का मतलब क्या हो गया, पीरियड से मतलब हो गया टाइम से, ठीक है। टाइम पीरियड, कौन सा पीरियड है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड्स कर रहा है किस पर, इसकी लेंथ पर। भाई टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है किसकी, लेंथ पर। मास ऑफ द बॉब पर, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास के, ठीक है। एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसके, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अब आप इसे कैसे लिखेंगे, इसकी पावर लिखेंगे आप x, इसकी पावर लिखेंगे y और इसकी पावर लिखेंगे z। जरूरी नहीं आप x y z लें, आप इनकी जगह a b c भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप इन्हें एक साथ कंबाइन करके लिखें तो वो लिखा जाएगा l की पावर x, m की पावर y, g की पावर z। जब भी कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है तो उसे हटाने के लिए क्या करते हैं आप, एक कांस्टेंट। तो ये क्या बन जाएगा, t इक्वल टू k, l की पावर x, m की पावर y और g की पावर z। लेट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इन्हें क्या करते हैं आप, डायमेंशनली बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं, डायमेंशनली बैलेंस करते हैं। डायमेंशनली बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे भाई, आप टाइम पीरियड के लिए क्या करेंगे, ml m0 l0 t, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, तो k कट जाएगा। अब ये l क्या, लेंथ है, तो लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, l की पावर x। दूसरा क्या है, मास, मास की पावर कितनी है y, मास को डिनोट करते हैं आप किससे, कैपिटल M से, तो इसकी पावर हो जाएगा y। फिर क्या है आपका g, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए क्या हो जाएगा, LT-2 ये होता है, और इसकी पावर क्या है आपकी z। अब क्या करना है आपको, आपको इसे डायमेंशनली बैलेंस करना है। डायमेंशनली बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे आप, m की पावर 0, l की पावर 0 t, ये तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब राइट हैंड साइड की बात करें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, देखो l की पावर x, यहाँ भी l है और यहाँ भी l की पावर क्या है z, तो ये हो जाएगा x प्लस z। m की बात करें तो m में क्या हो जाएगा, सिर्फ m की पावर y है, इसमें कुछ आपका चेंज नहीं होगा। t की बात करें तो यहाँ पर क्या है, माइनस का 2 और यहाँ पर क्या है z, तो t में क्या हो जाएगा, t की पावर माइनस का 2z, ठीक है। अब इन्हें डायमेंशनली आपको बैलेंस करना है। तो डायमेंशनली बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, देखो पहले यहाँ पर क्या है, m की पावर 0 और यहाँ पर कितना, m की पावर y, तो सीधा सीधा क्या होता है, 0 इक्वल टू या y इक्वल टू 0, ठीक है। अब बात करते हैं l वाले की। तो l वाले में क्या है, ये l की पावर कितना 0, यहाँ पर l की पावर कितना x प्लस z, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस z इक्वल टू 0। एक रिलेशन ये निकल आया। तीसरा रिलेशन अगर आप निकालें तो तीसरा रिलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर t की पावर कितना है 1 और यहाँ पर t की पावर कितना है माइनस का 2z, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू माइनस का 2z। और यहाँ से आप z की वैल्यू निकालने लगे तो z की वैल्यू क्या निकल जाएगी, माइनस का 1/2, ये रिलेशन निकल गया। इस वैल्यू को पुट करो यहाँ पर, तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो x की पावर आ जाएगी 1/2। अब आपको x, y और z की वैल्यू कहाँ रखनी है, x, y और z की वैल्यू रखनी है आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। जैसे ही आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, t इक्वल टू k, l की पावर x, x की वैल्यू कितनी है भाई 1/2, m की पावर y, तो ये m की पावर कितना हो जाएगा y इक्वल टू 0, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर आपका g की पावर कितना है z, z की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी माइनस का 1/2, तो g की पावर माइनस का 1/2, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा t इक्वल टू k, l की पावर 1/2 ओवर g की पावर ऊपर से नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी
पावर 1/2 है, ये भी पावर 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, t इक्वल टू के एल ओवर जी की पावर हाफ, या फिर t इक्वल टू के अंडर रूट एल ओवर जी। तो आप इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी क्वांटिटी का न्यू रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, आज क्या क्या स्टडी किया आपने? आज स्टडी किया कि डायमेंशंस क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी की डायमेंशंस क्या होती हैं। उसके बाद आपने डिफरेंट टाइप की फंडामेंटल और फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस फॉर्मूले के बारे में स्टडी किया। उसके बाद में आपने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में बात किया। तो ये सब आज के लेक्चर में हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में आप स्टडी करने वाले हैं एरर्स इन मेजरमेंट की, मेजरमेंट में एरर्स किस टाइप की होती हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके साथ साथ और भी स्टूडेंटों का बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच।